उस दौर में राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ में ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हमें भाष्य लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा गया। स्वामी जी की परंपरा उसी दौर में, स्वामी हरदास जी की जो परंपरा थी वो उसी दौर में कहीं निम्बार्क से जाकर के जुड़ गई कि अगर हम निम्बार्क के साथ में जुड़ जाते हैं जाकर के, तो ये भाष्य लिखने का जो कार्य है इससे तो कम से कम मुक्ति मिले। देखिए, वृंदावन के अगर हम पुरातत्व को देखते हैं तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वह द्वादशादित्य के टीले पर है। द्वादशादित्य का टीला पौराणिक आख्यान के अनुसार यह नाम पड़ा है जब भगवान श्री कृष्ण ने कालीनाग नाथा था, तो द्वादशादित्यों ने आकर के उनकी वंदना की थी, तो वो स्थान द्वादशादित्य का टीला है। कुछ समय पहले, करीब 15-20 साल पहले, उसी द्वादशादित्य के टीले से जहाँ पे मदन मोहन मंदिर स्थित है वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं जिनमें अभिलेख है और वह ब्राह्मी लिपि में है और वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के लगभग की है। चूँकि अभिलेख खंडित है और उसे पूरा नहीं पढ़ा गया है, ये शब्द कुछ पढ़े गए हैं, थेन भागवतेन नटके तेन कार्यता, यह शब्द उसमें वाक्य है। तो उसके आधार पे हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि यहाँ ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में भी भागवत धर्म संबंधी गतिविधियाँ चल रही थीं। यहाँ एक स्थान था, बाद में वो है एक पुरातत्व के टीले के रूप में बदल गया और 16वीं शताब्दी में वहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर स्थापित हुआ। तो ये तो हमें बताता है कि वृंदावन का एक पुरातत्व भी है। इसके अलावा हाथी टीला था, वो अब तो नहीं रहा, पर जब वो वहाँ उसको काटा गया मकान निर्माण और नए भवनों के निर्माण के लिए खुदाई हुई, उसको हटाया गया, तो वहाँ पे भी कुछ मृण मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं। तो ये हमें ये ज़रूर बताती हैं कि वृंदावन में 16वीं शताब्दी से पहले, जैसा कि परंपरागत ढंग से ये माना जाता है कि चैतन्य ने वृंदावन को खोजा है और तब से यहाँ मानवीय गतिविधियाँ प्रारंभ हुई हैं, तो ये बात ये बताती है, पुरातत्व हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है। पहले भी मानवीय गतिविधियाँ यहाँ इस क्षेत्र में रही हैं, वृंदावन के क्षेत्र में। और कुछ जैन स्रोतों से भी हमें ये पता चलता है, जैसे विविध तीर्थ कल्प है, उससे भी ये पता चलता है कि ये मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के रूप में वृंदावन की प्रसिद्धि थी। भागवत से भी, भागवत से और उससे पुरानी है, और अन्य पुराणों में भी जो है वृंदावन के बारे में बात होती है। हालांकि वल्लभ संप्रदाय में थोड़ा सा मतभेद रहा है और वो वृंदावन को ठीक गोवर्धन के पास जो चंद्र सरोवर है उसके नज़दीक देखता है, जहाँ सूर्य की साधना स्थली रही है। पर चैतन्य और अन्य परंपराओं में, निम्बार्क परंपराओं में और अन्य परंपराओं में जो है, और रस उपासकों में इसी भूमि को वृंदावन माना गया है। और इसकी पंचकोशीय परिक्रमा की भी परंपरा रही है और इसका उल्लेख जो है एक आचार्य हुए हैं जिनको भक्ति काल में, जिनको नारद का भी अवतार माना गया है, नारायण भट्ट जी जो है, जिन्होंने ब्रज यात्रा के बहुत से स्थानों को खोजा है। उनका एक ग्रंथ है ब्रज भक्ति विलास, उसमें भी इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। दरअसल जो गौड़िया परंपरा थी, चैतन्य का ये आदेश था कि आप जो कुछ भी बात कहेंगे वो पुराण सम्मत होनी चाहिए, वो पुराणों के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
उसका संबंध पुराणों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो भी गौड़िया आचार्यों के द्वारा स्थापना की गई हैं, जिन विग्रहों की या जिनको खोजा गया है या जो प्रकट हुए हैं, उनका संबंध पौराणिक है। चाहे वो गोविंद देव हों या मदन मोहन हों, उनका संदर्भ जाकर के पुराणों से जोड़ा गया है। वो जो पुराण की परंपरा थी उसको पुनः गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठापित किया गया है। और भाव जगत की जो एक तरह से जो भाव जगत की प्रतिष्ठा है, उसको रस के जो आचार्य हैं, जिनको हम लोग हरित्रयी या रसिक त्रयी के रूप में मानते हैं, उनके द्वारा की गई है। और यह काम 16वीं शताब्दी में हो रहे थे, यानी कि 2 परंपराएं यहाँ पे कार्य कर रही थी। रस वाली परंपरा भी कार्य कर रही थी और पुराण से संबंध जोड़ करके भी एक परंपरा कार्य कर रही थी। रस वाली परंपरा में हम निम्बार्क को भी मानते हैं, बल्कि बाद में तो ये कहा गया कि स्वामी हरिदास जी की जो परंपरा है वो निम्बार्क की परंपरा है, पर अध्येता ऐसा नहीं मानते। वो परंपरा उन दोनों में साम्य तो है, परंतु अध्येता स्वामी जी की परंपरा को स्वतंत्र मानते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि स्वामी जी की परंपरा अपने आप में स्वतंत्र परंपरा है। निम्बार्क परंपरा से उसका एक साम्य जरूर है, परंतु वो नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो संप्रदायों का जो बहुत उभार आया औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, वो दौर था सवाई जयसिंह का। तो उन्होंने संप्रदायों को बहुत अनुशासित भी किया। और जबकि आमेर की जो परिवार है उसके आराध्य तो गोविंद देव हैं, गौड़िया वैष्णव परंपरा के, परंतु सवाई जयसिंह ने सबको अनुशासित किया और गौड़िया परंपराओं को भी अनुशासित किया। तब बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य की रचना की। उन्होंने महाराजा सवाई जयसिंह ने ये कहा था कि भाई ये जो संप्रदाय बहुत सी बन गई हैं, इनके पीछे कोई दार्शनिक आधार तो होना चाहिए। राजा ने ये कहा कि भाई जब तक आपके पास में कोई भाष्य नहीं है, मैं आपको एक संप्रदाय की मान्यता नहीं दे सकता। तो कुछ संप्रदाय थी जिन्होंने अपने भाष्य भी लिख लिए, लिखे गए। उसी दौर में गोविंद भाष्य भी लिखा गया। कुछ संप्रदाय ऐसी थी जो जिन्होंने राजा के से जो है भाष्य लिखना उचित नहीं समझा, और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मतभेद भी हुए। उस दौर में राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ में ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हमें भाष्य लिखने की ज़रूरत नहीं लिखा गया। स्वामी जी की परंपरा उसी दौर में, स्वामी हरदास जी की जो परंपरा थी वो उसी दौर में कहीं निम्बार्क से जाकर के जुड़ गई कि अगर हम निम्बार्क के साथ में जुड़ जाते हैं जाकर के, तो ये भाष्य लिखने का जो कार्य है इससे तो कम से कम मुक्ति मिले, क्योंकि वो एक राजा के द्वारा अनुशासित किया जा रहा था संप्रदायों को। साधकों का काम, साधक अपनी स्वेच्छा से तो कुछ भी रचना कर सकते हैं, परंतु एक राजा के द्वारा ये कहने के और प्रमाणित करने के लिए वो क्यों करें। तो कुछ साधकों ने, भक्तों ने इसको उचित भी नहीं समझा, तो नहीं भी हुआ, परंतु कुछ ने किया। तो इस तरह का ये जो दौर है वृंदावन के इतिहास को लेकर के, इस तरह के उसमें उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं। और परंतु फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे विवरण यहाँ मिलते हैं, वृंदावन निश्चित रूप से एक वन ही था और 18वीं शताब्दी में इसका नगरीकरण तेज हुआ है। हालांकि 16वीं शताब्दी में इसके नगरीकरण के प्रमाण मिलने लगते हैं और मंदिरों का जो भव्य मंदिरों का निर्माण का जो दौर चला है वो खास अकबर का जो काल है उसमें महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ।
परंतु जो तेज नगरीकरण हुआ है, जो आज हम वृंदावन जिसको हम देख रहे हैं, वो 18वीं शताब्दी में विकसित वृंदावन है। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश टाइम तक ये शहर पूरा बाग बगीचों का शहर था। वृंदावन की परिक्रमा पूरी तरह से जो बगीचों से घिरी हुई थी। जो अंग्रेज यात्री जो आए हैं, जिन्होंने विवरण अपने पीछे छोड़े हैं, संस्मरण, उनसे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से वृंदावन में बाग बगीचे थे। ये समझिए कि ग्राउस जब मथुरा के कलेक्टर थे 1880 तक, और 1895 में शायद एक जनगणना वृंदावन की हुई है, तब वृंदावन की आबादी कुल 26,000 है। बहुत शांत जगह थी। उसके अलावा वो दौर के 1800 और 1900 के लगभग में जो बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ हुआ, वो हुआ शिक्षा को लेकर के। शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति शिक्षा के लिए यहाँ दान दे दी। तो 2 बड़े विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए, जो प्रेम महाविद्यालय और गुरुकुल विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता समर में। और जब तक मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, तो उत्तर भारत का जो संयुक्त प्रांत जो था, उसमें शिक्षा का वृंदावन एक बड़े केंद्र के रूप में उभर के आया था। बहुत दूर दूर से लोग वृंदावन में पढ़ने के लिए भी आते थे। महात्मा गांधी यहाँ अपने जीवन में शायद 3 बार वृंदावन आए, और यहाँ पे जब वो आए तो वो मंदिरों में नहीं गए घूमने के लिए, वो किसी मंदिर में घूमने के लिए नहीं गए, मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए। वो गए रामकृष्ण मिशन में, वो गए गुरुकुल विश्वविद्यालय में, वो गए प्रेम महाविद्यालय में। तो देश की आज़ादी का जो समय था, वो समय वृंदावन की उन संस्थाओं का, सेवा संस्थाओं का, शिक्षा संस्थाओं के उभार का समय था। तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो है, मुझे नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में वो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी किसी मंदिर दर्शन करने के लिए गए। हो सकता गए होंगे, नहीं कह सकते, परंतु रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ये बताते हैं, उनकी डायरियों में भी ये विवरण दर्ज है महात्मा गांधी के द्वारा, कि वो यहाँ की संस्थाओं में गए। तो इससे ये पता चलता है कि वृंदावन की वह संस्थाएं उस समय बहुत सक्रिय थीं। यहाँ स्वयं रामकृष्ण परमहंस वृंदावन ब्रज यात्रा पे आए और वृंदावन में रुके। फौजदार वाली कुंज यहाँ पे है, उनका कक्ष आज भी सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। और माँ शारदा तो यहाँ पे लंबे समय तक, शायद 2 बार रही हैं। लंबा प्रवास, 6-6 महीने का प्रवास उन्होंने यहाँ पे किया है। और यहाँ काला बाबू कुंज है, वहीं पे उनका कक्ष भी था। एक अलौकिक घटना भी वहाँ घटी है। श्याम सुंदर जी का मंदिर है। माँ का काफ़ी जो है लगाव दिव्य ग्रह के साथ में था। तो माँ तो यहाँ रही हैं। बाद में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल की जो स्थापना हुई है, उसी काला बाबू कुंज में हुई है। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए हैं और उस काला बाबू कुंज में रुके हैं। तो ऐसे महा विभूतियाँ समय समय पर वृंदावन आती रहीं। अगर आप योगी कथामृत पढ़ेंगे तो योगानंद, जो योगी योगानंद जो हैं, वो भी यहाँ वृंदावन में आए और आनंदमयी माँ केशवाचार्य जी के साथ में उनका संबंध रहा है। यहाँ कात्यायनी पीठ है। बहुत सी महान विभूतियाँ समय समय पर वृंदावन आती रही हैं, उनका जुड़ाव रहा है। स्वयं मालवीय जी का भी जुड़ाव रहा है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी समय समय पर वृंदावन आते रहे।